नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र पाठ 3 संविधान की विशेषताएं इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 3 संविधान की विशेषताएं, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? संघ राज्य शासन प्रणाली के अनुसार अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, इसकी सूची निम्न तालिका में बनाओ। यहाँ पे संघ सरकार दिया गया है, राज्य सरकार दिया गया है, वे विषय जो दोनों सरकारों के पास हैं। तो संघ सरकार में पहला आएगा रक्षा, दूसरा विदेश नीति, तीसरा युद्ध एवं शांति, चौथा मुद्रा व्यवस्था, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, छठवां रेलवे परिवहन, सातवां डाक विभाग, आठवां अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। और राज्य सरकार में आएगा पहला कृषि, दूसरा कानूनी व्यवस्था, तीसरा स्थानीय प्रशासन, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा कारागार प्रशासन, छठवां राज्यांतर्गत परिवहन। वे विषय जो दोनों सरकारों के पास है, पहला रोजगार, दूसरा पर्यावरण, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, चौथा व्यक्तिगत कानून और पांचवा शिक्षा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? उचित शब्द लिखो। उसमें से पहला है संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था। क्या आएगा? केंद्र सरकार। दूसरे में क्या दिया गया है? वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है। इसमें क्या आएगा? निर्वाचन आयोग। तीसरा क्या दिया गया? दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची। इसमें आएगा समवर्ती सूची। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? लेखन करो। उसमें से पहला है संघ राज्य में 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं होती हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, यदि किसी देश का भू प्रदेश बहुत विशाल हो तो एक स्थान से शासन चलाना कठिन होता है और दूर के प्रदेशों के दुर्लक्षित होने की संभावना रहती है। दूसरा, यदि देश के नागरिकों की संख्या अर्थात जनसंख्या अधिक हो तो सभी नागरिकों को प्रशासन में सहभागी होने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए संघ राज्य में 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं होती हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आएगा पहला, भारतीय संघ राज्य के अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया जाता है। दूसरा, इन तीनों सूचियों के विषयों के अतिरिक्त बचे हुए विषयों और निर्मित हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इस अधिकार को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इसके उत्तर में आएगा व्यक्तियों के बीच के अथवा राज्य और केंद्र के बीच के विवादित मुद्दों को हल करने के लिए संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया है। न्यायालय निष्पक्षता से दोनों पक्षों की बातें सुनकर न्याय करते हैं। न्यायालय पर किसी भी प्रकार का दबाव न आए, इस दृष्टि से संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि, इस विषय पर कक्षा में सामूहिक विचार विमर्श का आयोजन करो। इसके उत्तर में आएगा स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ। पहला, यह न्यायालयों को निष्पक्ष निर्णय देने में सक्षम बनाता है। दूसरा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यायपालिका किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती। तीसरा, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि सरकार द्वारा। अदालतों के फैसलों में राजनीतिक दलों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और चौथा है, नागरिक अपने अधिकारों को अछूता रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा कर सकते हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका के हानि क्या है? पहला, न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह सरकार के नियंत्रण के दायरे से बाहर है, कभी कभी यह गड़बड़ी पैदा कर सकता है। और दूसरा है, न्याय देने की प्रक्रिया धीमी होने पर न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। हालांकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के गुण इसके दोषों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। संविधान निर्माताओं ने इस विशेषता को ठीक ही अपनाया है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र ईवीएम का उपयोग करने से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करो। इसके उत्तर में आएगा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र का उपयोग करने से मेरे अनुसार अग्रलिखित लाभ होते हैं। पहला, मत पत्र की छपाई का खर्च बचता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर कागज की बचत होती है। तीसरा, कागज वृक्षों से बनाया जाता है, कागज की आवश्यकता न होने पर वृक्षों की कटाई रुकती है, परिणाम स्वरूप पर्यावरण का संरक्षण होता है। चौथा, मतदान यंत्र के उपयोग के कारण मतगणना का कार्य शीघ्र संपन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव परिणाम जल्दी घोषित होता है, इससे समय की बचत होती है। पांचवा, छपे मतपत्र पर कई बार मुहर लगाते समय वह ऊपर नीचे हो जाती है, मतदान यंत्र में ऐसा नहीं होता। और छठवा है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र के कारण
मतदान में किसी भी प्रकार की धांधली होने की संभावना बहुत कम होती है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।